हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 4। मैं शिव सेमवाल आपको पढ़ाऊंगा आज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो बिफोर स्टार्टिंग द केमिकल थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर 4, मुझे आपको बताना होगा कि लेक्चर 1, 2, 3 में क्या हुआ था। लेक्चर 1 में हमने पढ़ी थी बहुत बेसिक सी डेफिनेशंस। हमने पढ़ा था सिस्टम के बारे में, सराउंडिंग के बारे में। हमने पढ़ा था स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ सिस्टम, बाउंड्री, वॉल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, बहुत कुछ चीजें हमने वहां पे सीखी थी। उस लेक्चर के बाद जो लेक्चर 2 आया था, वहां हमने सीखा था हीट के बारे में। एवरी टाइप ऑफ हीट, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, पॉइजन्स रेशियो। बच्चा लोग क्या सीखा था हमने? पॉइजन्स रेशियो। और उसके बाद हमने सीखा था वर्क डन और इंटरनल एनर्जी। तो बच्चे लोग उसी के बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल थर्मोडायनामिक्स में लेक्चर नंबर 4, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप इस लेक्चर को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली केमिकल थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ है क्या, और आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। ऐसा मत रखना कि 10 मिनट पहले देखूंगा, 10 मिनट बाद का देखूंगा, नहीं, पूरा देखना। बहुत बेसिक से लेके जाऊंगा मैं इस लेक्चर को, ठीक है। तो मैं शिव सेमवाल आपको बच्चों पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप लोगों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप यहां से इंस्टॉल बच्चा लोग कर सकते हो, और यहां से इंस्टॉल करने के बाद आप डायरेक्टली जाएंगे बच्चा लोग प्लस में, और प्लस के बाद आप जाएंगे यहां से सीधा नीट यूजी में। इसमें जाएंगे नीट यूजी में, और नीट यूजी से आपको मिल जाएगा डायरेक्टली यहां से सब्सक्रिप्शन। इसके बाद बच्चों लोग ये है मेरा कोड शिवलाइव। क्या बेनिफिट्स हैं इस कोर्स के? 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के कोर्सेज हैं। अब यहां पे आपको उसका बेनिफिट पता लगेगा। ये 12 मंथ का कोर्स जो है बच्चा लोग, ये है आपका 12th क्लास के लिए और आपका ड्रॉपर्स के लिए। और ये जो आपका 24 मंथ का कोर्स है, ये 9th, 10th एंड बच्चा लोग 11th क्लास के लिए। अगर बच्चों आप मेरे इस कोड का यूज करते हैं तो आपको मिलता है डिस्काउंट। For 1 year, 34,200 rupees, and for 2 years, you have to pay 58,500. ठीक है बच्चे लोग, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहां मुझे एक ही बात बोलनी है बच्चे लोग, अगर आप लोगों ने मेरा पहले 2 लेक्चर देखे हैं तो आपको सीखने में बहुत आसानी होगी। और अगर नहीं देखे हैं तो टाइप कीजिए केमिकल थर्मोडायनेमिक्स अनअकैडमी में शिव सेमवाल को। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर 1, 2, 3 से आपको नॉलेज होगी हीट की, वर्क डन की एंड इंटरनल एनर्जी की। कोशिश करूंगा कि आज के लेक्चर में आपको बहुत अच्छे समझ में आए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जैसे ही माइंड में आता है फर्स्ट लॉ, तो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स बोलता है हमें कि एनर्जी से रिलेटेड है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हो बच्चे लोग एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, बट क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर। कहने को तो लोग बहुत ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि when work is transformed into heat, heat to work done, energy of an isolated system। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको थर्मोडायनामिक पैरामीटर पढ़ाया है डेल्टा यू या डेल्टा ई, आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं आपको पढ़ा चुका हूं हीट, और मैं पढ़ा चुका हूं वर्क। बच्चे लोग, इसी पे बना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। बहुत अच्छे से मैंने आपको डेल यू के बारे में बताया था। ये डेल यू या डेल ई एक ही बात है, इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो बच्चे लोग आप एक बात देखिए, अगर मैं सिस्टम हूं, मेरी इंटरनल एनर्जी है, क्या सिखाई थी मैंने आपको? इंटरनल मॉलिक्यूलर लेवल पे जो एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स के लेवल पे जो एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स बताए थे ना, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, बाइंडिंग एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, छोटे छोटे लेवल पे। और वहां मैंने ये भी कहा था, अगर आप देखेंगे मेरा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 3, कि इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द इंटरनल एनर्जी। इसीलिए हम पढ़ते चलो इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल, ठीक है। तो डेल यू क्यू के बारे में आइए थोड़ी बातें मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूं पहले ही, कि डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस। तो बच्चे लोग, आपको पहली बात क्या पता होनी चाहिए? क्यू क्या है आपकी यहां पे? हीट।
तो मैं ये बात बोल चुका हूं कि हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम बच्चा लोग हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव। एंड हीट बच्चा लोग रिलीज्ड बच्चों बाय द सिस्टम हमेशा कैसी रहेगी? रहेगी। ठीक है, करवा चुका हूं अपने हीट वाले लेक्चर में। उसके बाद आते हैं डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? आपका वर्क। आप बोलोगे सर क्यों बार बार लिखवा रहे हो यार, एक बार लिखवा चुके हो। बार बार लिखाऊंगा तभी याद होगा, बार बार लिखवाएंगे तभी याद होगा। वर्क डन बाय द सिस्टम बच्चों ऑलवेज नेगेटिव, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम बच्चों लोग पॉजिटिव। बच्चों लोग इसको अच्छे से याद कर लो टिप्स पे, और संस्कृत में कहें तो कंठस्थ एकदम याद होना चाहिए सबको ये। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम पॉजिटिव, हीट रिलीज बाय द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। अगर उसने बोल दिया वर्क डन बाय द सराउंडिंग, तो मतलब सराउंडिंग ने सिस्टम पे वर्क, सिस्टम किस पे वर्क किया है? सराउंडिंग पे वर्क किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कहोगे सर क्यों ना इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लिया जाए। आइए बिल्कुल इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, सीखेंगे तो तभी जब क्वेश्चन करेंगे। तो आइए, एक क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा सा कि सर हमें इसकी एप्लीकेशन बताइए। तो मेरा काम है इसकी एप्लीकेशंस आपको बताना। ठीक है, पहला एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बच्चे लोग 400 कैलोरी of heat is given to a system, is given to a system। ठीक है, and system performs 300 calories work done। तो क्वेश्चन ने पूछा कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दूसरा क्वेश्चन में ऐड कर देता हूं कि इंटरनल एनर्जी इस प्रोसेस में इंक्रीज करेगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी या फिर डिक्रीज करेगी। बच्चे लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से देखिएगा, बहुत धीरे से बता रहा हूं, कोई डाउट नहीं होगा। del u इज इक्वल टू क्यू प्लस। बच्चे लोग 400 कैलोरीज इज गिवन टू द सिस्टम, गिवन टू अ सिस्टम, सिस्टम को हीट दी है, सिस्टम ने हीट ली है। मान के चलो आपके पास 100 रुपए ऑलरेडी हैं, मैंने 400 रुपए आपको और दे दिए, 400 और दे दिए, तो बढ़ गए ना पैसे आपके पास। तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, तो यहां पे क्यू कैसा होगा? पॉजिटिव प्लस 400। तो यहां पे हम लिख देंगे प्लस 400 प्लस सिस्टम ने वर्क किया, सिस्टम ने वर्क किया माइनस 300, वर्क डन बाय द सिस्टम ये मेंशन किया हुआ है, तो ये हो गया माइनस 300। कितना आया आपका? प्लस के 100 कैलोरीज, प्लस के 100 कैलोरीज। तो बच्चे लोग क्या मुझे बताने की जरूरत है? डेल यू की वैल्यू कैसी आई? पॉजिटिव। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इज, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। बच्चे लोग समझ में आया सबको? बहुत इजी है। मैंने कहा ना, ये बात बच्चों कभी मत भूलना, इसको टिप्स पे रखनी है बात। ठीक है, ऐसे ही बहुत ही बढ़िया किस्म के न्यूमेरिकल्स आज करने वाले हैं हम लोग। उससे पहले कुछ एप्लीकेशन सीखते हैं। डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आइए वो क्या एप्लीकेशन है आपके सामने लेके आता हूं। आइए, तो कैलकुलेशन ऑफ डेल यू, क्यू एंड डब्ल्यू इन ऑल थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, थर्मोडायनामिक बच्चा लोग प्रोसेसेस। तो आइए पहला प्रोसेस उठाते हैं, पहला प्रोसेस उठाते हैं, पहला प्रोसेस लेके चलते हैं बच्चों लोग, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। बच्चा लोग मेरा फर्स्ट लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वहां पे आइसोकोरिक के बारे में मैंने बोला था, वॉल्यूम कांस्टेंट डेल वी इज इक्वल टू 0। वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट।
वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, डेल वी 0 है तो वर्क डन क्या होगा आपका, क्या होगा 0। तो डेल यू क्या होगा, क्यू प्लस 0, तो डेल यू क्या आ गया, क्यू। बच्चे लोग अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या है, हीट, ये क्या है, इंटरनल एनर्जी। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्यों ना यहां पे क्यू वी लिख दूं, हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बच्चे लोग सबको समझ में आया कि नहीं, कि डेल यू इज इक्वल टू क्यू, हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज एन इंटरनल एनर्जी, तो आप डिफाइन दे सकते हो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बच्चे लोग बहुत बढ़िया सीखा हमने यहाँ पे इसको। आइए अब आगे बढ़ते हैं, लेके चलते हैं दूसरा प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, आपको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है बच्चे लोग, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट क्या हो जाती है, 0। तो डेल यू क्या हो जाता है, डेल यू क्या हो जाता है आपका, W। अब यहां पे मैं आपको ऐसे एक राज की बात बताने वाला हूं कि आपको बहुत मजा आएगा जानने। सबने देखा डेल यू क्या है यहाँ पे, W। अब आप ध्यान दो कि इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें डिवाइड कर लेते हैं दो कैटेगरी। एक ले लेते हैं एक्सपेंशन बच्चा लोग, और एक ले लेते हैं बच्चों कंप्रेशन। क्या ले लेते हैं, एक हम एक्सपेंशन और एक ले लेते हैं कंप्रेशन। आइए क्या डिफरेंस आएगा एक्सपेंशन और कंप्रेशन में। आप एक्सपेंशन लेंगे तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन नेगेटिव हो गया तो डेल यू भी क्या हो गया, नेगेटिव। कैसा हो गया डेल यू, नेगेटिव। अब आप मुझे एक बात बताओ, कंप्रेशन है तो क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। तो डेल यू क्या होगा, पॉजिटिव। आप यहां से देख सकते हो ना, अगर डब्ल्यू नेगेटिव तो डेल यू नेगेटिव। पर क्या आपने सोचा है एक बार भी कि अगर डेल यू नेगेटिव का मतलब हुआ तो क्या मतलब है, इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज। इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीजेज। इसका मतलब कूलिंग अकर्स, कूलिंग अकर्स। इसीलिए बोलते हैं बच्चा लोग एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होती है, कूलिंग। डेल यू पॉजिटिव तो यू क्या करेगा, इंक्रीज, टेम्परेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज। इसका मतलब वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एम्स, व्हाई फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन कूलिंग अकर्स। तो क्या बोलोगे, फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस, सो कूलिंग अकर्स। पर बच्चों एक बात बोलना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी कभी मत भूलना। ये किसके लिए वैलिड है ये बातें, आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए ही इंटरनल एनर्जी इज ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट। मैं सोचता हूं कि शायद सबको ये बात समझ में आई होगी। एडियाबैटिक एक्सपेंशन से कूलिंग अकर्स। समझ में आया बच्चों लोग, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही परफेक्ट चीज लेके आया हूं और मजा आने वाला आगे जाके। आइए उठाते हैं थर्ड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस है हमारा, हमने कौन सा पढ़ लिया, आइसोकोरिक एडियाबैटिक। अब हम पढ़ते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। बहुत बढ़िया, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से सीखेंगे इसको। ठीक है, सीखना है इसको, जो हम बताएंगे ना उसको सीखना है उसको। यहाँ पे क्या चीज देंगे, आइसोथर्मल का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और मैंने क्या बताया था, इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0।
तो del u इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, 0 इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ से क्यू क्या हो जाएगा? आया सबको? क्लियर है? करते हैं। लास्ट प्रोसेस हम लोग देखते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक बच्चे लोग, साइक्लिक प्रोसेस भी मैंने सिखाया था अपने लेक्चर नंबर 1 में, जहां मैंने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस सिखाए थे। क्या था साइक्लिक प्रोसेस? रिपीट कर देते हैं। साइक्लिक प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस आर सेम। इनिशियल और फाइनल कंडीशन दोनों कैसी होंगी? सेम। यहां था, लौट के ही वापस आ गया। तो आप बोल सकते, क्या बोल सकता हूं? इन साइक्लिक प्रोसेस all the state functions, all the state functions will become zero। और स्टेट फंक्शन कौन से थे? जो इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करते थे। अब जल्दी बताओ, स्टेट फंक्शन कौन है? डेल्टा यू 0, तो ये भी ये ही सेम कंडीशन रहेगी, q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। दोनों कंडीशन कैसी हैं? सेम। तो आइसोथर्मल और साइक्लिक प्रोसेस कैसे रहेंगे? ऑलमोस्ट एक जैसे। बच्चा लोग समझ में आया कि नहीं आया? आप देख रहे हैं क्या यूज है। अब अगर आप लोगों ने मेरा पहला लेक्चर देखा हो जहां मैंने पढ़ाया था साइक्लिक प्रोसेस, तो वहां मैंने एक चीज पढ़ाई थी, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं नीट का और एम्स का एक क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। स्टेट फंक्शन एंड आपका सेकंड है पाथ फंक्शन। मैंने बताया था कि स्टेट फंक्शन वो होते हैं बच्चों लोग जो डिपेंड करते हैं इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे, और पाथ फंक्शन वो होते हैं जो पाथ पे। तो मैंने बोला था कि बच्चों, हीट एंड वर्क डन आर पाथ फंक्शन, रेस्ट ऑफ देम आर स्टेट फंक्शन। तो मैंने पूछा कि कैन स्टेट फंक्शन बी अ पाथ फंक्शन? कैन स्टेट फंक्शन बी अ पाथ फंक्शन, या कैन पाथ फंक्शन बी अ स्टेट फंक्शन? तो आइए चेक करते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया, मजा आएगा आपको इसमें। डेल यू कैसा फंक्शन है बच्चों लोग? स्टेट फंक्शन। बच्चों लोग डब्ल्यू कैसा फंक्शन है? पाथ फंक्शन। क्या मैं नहीं बोल सकता कि स्टेट फंक्शन कैन बी अ पाथ फंक्शन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस? नहीं बोल सकता क्या मैं कि भाई स्टेट फंक्शन कैन बी अ पाथ फंक्शन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस? आइए, डेल यू कैसा फंक्शन है बच्चों लोग? स्टेट फंक्शन। बच्चों लोग क्यू कैसा फंक्शन है? पाथ फंक्शन। तो क्या मैं यहां पर भी नहीं बोल सकता कि स्टेट फंक्शन कैन बी अ पाथ फंक्शन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस? तो याद रखिएगा ये बात, नीट के लिए और एम्स के लिए भी, या कोई भी एग्जाम, मेडिकल एग्जाम के लिए, स्टेट फंक्शन कैन बी अ पाथ फंक्शन फॉर आइसोकोरिक एज वेल एज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ऑल द थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। क्लियर है बच्चों? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, क्यों ना चेक किया जाए कि हमने जो पढ़ा है वो हमें समझ में भी आया कि नहीं आया। तो छोटी सी क्विज सिखाते हैं आपको। क्या सिखाते हैं? छोटी सी क्विज आपको सिखाते हैं, और फिर आपको बताएंगे और कुछ चीजें जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, आपके बहुत काम आने वाले हैं। आज बहुत अच्छा सीखने वाले हो आप लोग। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे इजी क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि इफ 50 कैलोरीज आर एडेड टू अ सिस्टम डज 30 कैलोरी ऑन सराउंड, कैलकुलेट द चेंज इन। बच्चा लोग, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। 50 कैलोरीज ऐड की हैं सिस्टम में, मतलब हीट अब्सॉर्ब हुई है, तो प्लस 30 यहां पुट कर देते हैं, प्लस 30। सिस्टम डज वर्क ऑफ 30 कैलोरीज, मतलब सॉरी, ये क्यों 50 दिया है, हमने 30 लिख दिया है, इसको सही कर लेते हैं, ये 50 है। इसको हम 50 कर देते हैं।
ये हो गया 50 और यहां हमने रख दिया +50। वर्क डन कितना किया सिस्टम ने? 30 ऑन द सराउंडिंग, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। हाँ आ गया +20। पता है नीट इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं देता। नीट यहाँ पे दो ऑप्शन रखता, +20 एंड -20। क्या लिखता? +20 एंड -20। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स, तो इजी था, ठीक है। आइए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डेल ई, जिसको हम बोलते हैं, और डेल यू इज इक्वल टू 0। तो बच्चे लोग आइसोकोरिक, देखिए अभी सिखाया था, आइसोकोरिक के लिए तो नहीं होगा, एडियाबेटिक के लिए भी नहीं होगा। अब आप फंस गए, साइक्लिक होगा या आइसोथर्मल। मैं जानबूझ के इस क्वेश्चन को लेके आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे इसको ध्यान से। बच्चे लोग इसके लिए तो होगा ही होगा, मेरा मेन कंफ्यूजन है इसके लिए। अगर ये क्वेश्चन नीट में आता और ऑप्शन लिखता बोथ ए एंड बी, तो बच्चे लोग टिक करके आते बोथ ए एंड बी। अब अगर इसने एक क्वेश्चन पूछा है नॉर्मल ऐसे ही, इसमें आपको नहीं दिया इसने बोथ ए एंड बी, तो आप टिक करके आएंगे ए पे, क्योंकि ये तभी होता है जब आइडियल गैस का होता है। इसका होता है आइडियल गैस का होता है। अब जब इसने मेंशन ही नहीं किया तो आप कैसे बोल सकते हो कि बी भी होगा? तो अगर वो बोलता फॉर आइडियल गैस तो बोथ ए एंड बी, और अगर बोथ ए एंड बी का ऑप्शन ना हो तो आप ए पे टिक करके आओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। During the adiabatic expansion of an ideal gas against atmospheric pressure, the internal energy will। बच्चा लोग अभी तो बताया था, जस्ट अभी बताया था, कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा एक बार। एडियाबेटिक है, Q0 प्लस W। बच्चा लोग डेल यू इज इक्वल टू W। एक बात बताओ, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। तो डेल बी यू भी क्या होगा? तो यू क्या हो गया? डिक्रीज, मतलब कूलिंग होगी। यहाँ पे क्या होगी? कूलिंग। बताया था अभी एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होती है? कूलिंग होती है, टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है। चलिए थोड़ी इसी कैटेगरी के क्वेश्चन करते हैं। आइए इस क्वेश्चन पे देखिए जरा इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से कि द गैस इज कूल्ड एंड लॉसेस 65 जूल ऑफ हीट। द गैस कॉन्ट्रैक्ट एज इट कूल्स एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इक्वल टू 20 जूल इज एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। सबसे पहले Q सिस्टम ने लॉस की है, तो Q क्या करे? रिलीज की है, तो -65। अब आइए वर्क डन पे। वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या बताया था? पॉजिटिव +20 जूल। वर्क डन भी निकल गया। अब आते हैं डेल ई या डेल यू, एक ही बात है। Q प्लस W। Q क्या है? -65 और प्लस क्या है ये? 20। तो यहां से आएगा -45 जूल। -45 जूल। तो -65 + 20 कितना हो जाता है आपका? -45 जूल। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसमें U अगर नेगेटिव आया तो डिक्रीज, डेल यू नेगेटिव आया तो U डिक्रीजेस। समझ में आया कि नहीं आया सबको? सबको क्लियर है अच्छे से? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आइए, ये क्वेश्चन का मुझे बहुत देर से इंतजार, क्योंकि ये क्वेश्चन 90% स्टूडेंट गलत करके आते हैं। क्वेश्चन 90% स्टूडेंट गलत करके आते हैं, तो मैं जो बच्चे गलती करते हैं वो भी सिखाऊंगा और आपको सही क्या करना है वो भी सिखाऊंगा। इसने कहा है कि गैस ने एक्सपेंड किया है, एक्सटर्नल प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन 3.4, सिस्टम ने अब्सॉर्ब किया इतना, व्हाट इज। मैं तो ये जानता हूं डेल ई या डेल यू जो भी है इक्वल टू Q प्लस, बच्चे लोग U है +400 जूल, ठीक है। अब वर्क डन क्या होता है? -P डेल्टा V, माइनस P आएगा आपका अराउंड 2, डेल्टा V 3.4, तो ये होगा -6.8 लीटर एटमॉस्फेयर। बच्चे लोग क्या गलती करते हैं पता है आपको? क्या गलती करते हैं बच्चे? वो क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं 400 और प्लस ब्रैकेट में -6.8 और बहुत खुश हो जाते हैं, अरे ये तो बहुत कोई इजी क्वेश्चन आ गया, मजा आ गया है, तो बहुत खुश हो जाते हैं, तो बड़ा इजी हो गया।
और यहाँ लिखा होता है 39। और पता है इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया, वहां पे पहला ऑप्शन भी यही दिया होता है 393। तो बच्चा लोग ये सबसे बड़ी गलती होती, जानते हो क्यों? बच्चा लोग ये है बच्चों जूल में और ये है लीटर एटमॉस्फेयर में। तो कैसे आप दोनों को ऐड कर सकते हो? पहले इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में। 1 लीटर एटमॉस्फेयर में होते हैं 101.3। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 6.8 इंटू 101.3, तो ये अप्रोक्सीमेट आता है 688। कितना आता है ये आएगा 688.84 माइनस के जूल। क्या आता है आपके? जूल आता है। ठीक है, इसके बाद अब आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, आप कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बची, अब तो हम डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर सकते हैं इसमें। वैल्यू कीजिए, क्यू क्या है आपका 400, वर्क डन क्या है माइनस के 688.4। तो जब आप इसे करेंगे 400 माइनस 688.84, तो ये यहां से आएगा 288.84 जूल माइनस के, तो अप्रोक्सीमेटली माइनस के 289 जूल। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि Q एंड W एंड डेल्टा E मस्ट बी इन द सेम यूनिट, मस्ट बी इन द सेम। बच्चों मजा आया, समझ में आया? तो ये गलतियां आपको याद रखनी है। अब आते हैं बच्चे लोग, बहुत देर से हमने वर्कडन की बात नहीं करी, तो आइए इस वर्कडन को, मैंने क्यों इस क्वेश्चन को रखा है, यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों की, लॉग वाली। वो मेरे दिमाग में हमेशा रहती है क्योंकि वो प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी लॉग को लेके, और बहुत अच्छे सीखा था हमने उसको। आइए, वर्क डन रिवर्सिबल का मैंने लेक्चर नंबर 3 में सिखाया था, क्या होता है -2.303 nRT log V2 by V1 और -2.303 nRT log V1 by, वैल्यू पुट कीजिए, माइनस के 2.303 एन दिया है 1। अब आर की वैल्यू क्या लिखें? तो बच्चों लोग मैंने ये बात आपको उस टाइम पे भी बताई थी कि वो डिपेंड करती है जूल में निकालनी है या कैलोरीज में। अगर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल और 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, तो यहां पे आर की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं इंटू 298 इंटू लॉग 5/। अब पता है आपको मैं एक बात बताता हूँ बहुत अच्छी, जब आप इसे सॉल्व करोगे 2.303 इंटू आर की वैल्यू लिया आपने 2, टेम्परेचर इज 298 और लॉग 5 होता है 0.7। लॉग 5 क्या होता है 0.7। बताऊंगा कैसे मेरा आंसर ये आया। आइए देखते हैं। तो ये आपका आएगा अराउंड माइनस के 960.8 कैलोरीज। कितना आएगा 960.8 कैलोरीज। अब आपका प्रॉब्लम है लॉग 5 आया कैसे? तो बच्चों मेरे पास एक ट्रिक है, लॉग की वैल्यू याद करा देता हूं भाई। लॉग 1 तो 0 होता है, सबको पता ही है। आप log 2 याद कर लो 0.3, तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा log 4, 2 log 2, log 8, 3 log 2। ये तीनों याद कर ली। ऐसे ही याद कर लो log 3 0.47,
log 9 2 log 3, बच्चा लोग log 6 log 2 प्लस log 3। अब log 7 और log 5 तो हो जाएगा log 10 माइनस log। अब याद करिएगा log 7 लाई करेगा log 6 और log 8 के, मतलब 0.8 समथिंग होगी। तो देखा, ये थी शॉर्ट ट्रिक आपकी लॉग की वैल्यू याद करने की। अगर इसने आंसर जूल में पूछा होता तो आप बड़ी ही मेहनत से जूल पे टिक करके आ जाते, मतलब आर की वैल्यू जूल में आप लिख देते। समझ में आया कि नहीं आया बच्चे लोग? तो ये न्यूमेरिकल्स आपने बच्चों यहाँ पे सारे कर लिए। अब मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल छोड़ा है बच्चों लोग। अगर सारे न्यूमेरिकल मैं करूंगा तो आप क्या करोगे? कुछ न्यूमेरिकल तो आपको भी करने पड़ेंगे। तो ये होमवर्क में मैंने डाला है आपके होमवर्क, ट्राई करेंगे आप इस न्यूमेरिकल। क्या करेंगे आप लोग? इस न्यूमेरिकल को ट्राई करेंगे आप। बहुत इजी है, स्टेप 1 स्टेप 2 बनाइए और तब इस क्वेश्चन को करें। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं इसके बाद आगे। कुछ और भी चीजें हैं हमारी जानने के लिए, और ऐसे क्वेश्चन बताने वाले हैं अभी आपको कि आपको करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस का लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन है 0.5 moles of nitrogen gas is heated from 27 degrees Celsius to 227 degree Celsius at constant pressure. Calculate number 1 internal energy, number 2 heat, number 3। अब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या फॉर्मूला लगाएं, इसमें क्या फॉर्मूला लगाएं। बच्चे लोग मुझे एक बात बताओ, बहुत अच्छे से इसको सीखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर किसी ने हीट मेरा लेक्चर देखा होगा तो उसको तो इसको समझने में और भी आसानी होगी। आइए बच्चे लोग, एक मोलर हीट कैपेसिटी में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 2 में मैंने सिखाया था कि C इज इक्वल टू Q बाय N डेल्टा T। तो Q आपका हो गया NC डेल्टा T। बच्चा लोग, हीट कैपेसिटी कुछ होती ही नहीं है, जैसी कंडीशन दोगे वैसी बन जाएगी। तो मैंने बोला एट कांस्टेंट प्रेशर, तो QP इक्वल टू N इंटू CP इंटू डेल्टा T टू डेल्टा। अब आप बोलोगे सर CP कहां से लेके आए? N तो हमें पता है 0.5, CP कहां से लेके आए? डेल्टा T भी पता है हमें, डेल्टा T यहां से क्या आ जाएगा 200। अब आप बोलोगे सर सीपी कहां से लेके आए? तो आइए, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, थोड़ा दिमाग यूज करना है, थोड़ा सा दिमाग। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, CV इज इक्वल टू F/2 इंटू आर, और CP इज इक्वल टू CV प्लस आर। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 2 में जहां मैंने हीट पढ़ाई थी। इसके बाद मैंने बोला था मोनो एटॉमिक गैस है, डाई एटॉमिक गैस है, या फिर पॉली एटॉमिक गैस है। मोनो एटॉमिक के लिए 3, डाई एटॉमिक के लिए 5, पॉली एटॉमिक के लिए 6।
अब आप मुझे बताइए कि यहां पर कौन सी गैस है? N2 गैस। N2 गैस कैसी गैस है बच्चा लोग? डाई एटॉमिक। तो डाई एटॉमिक गैस के लिए आपकी सीवी की वैल्यू क्या होगी? 5/2। 5/2 इंटू आर की वैल्यू क्या है? 2 ले लेते हैं, तो ये आ गया 5 कैलोरीज। और यहां पर हम लेते हैं सीपी की वैल्यू सीवी प्लस आर। 5 + 2 ये हो गया 7 कैलोरी। अब तो बिंदास, सोचना ही नहीं है, अब तो डायरेक्टली यहां पे वैल्यू लिखनी है। सीपी की वैल्यू क्या हो गई? 7। तो बच्चा लोग ये आ गया 700 कैलोरीज। बच्चा लोग समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए मुझे, समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम आते हैं, ये हमने निकाल लिया। अब आते हैं नेक्स्ट, ये हमने निकाल लिया सेकंड वाला, कोई बात नहीं, फर्स्ट वाला यहां निकाल देते हैं। डेल यू इज इक्वल टू, देखिए हमने क्या बोला? Q इज इक्वल टू एन सी अगर आप डेल यू का फॉर्मूला देखें तो डेल यू क्या था? QV। और QV को मैं कैसे लिख सकता हूं? एन सी वी डेल्टा टी। अगर मैं आपसे बोलूं कि Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आप पूरा लिख देते हैं इसको अच्छे से, आपको याद रहेगा हमेशा। आइए देखिए बच्चा लोग, देखो Q क्या होता है? एन सी डेल्टा टी। डेल्टा यू क्या था आपका? QV, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो क्या होगा? एन सी वी डेल्टा टी। बच्चों ये फॉर्मूला 100% खरा उतरता है अगर आप इसे कहीं भी अप्लाई कर दो। 100% खरा उतरता है हर जगह, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे ये खरा नहीं उतरता। 100% हर जगह फिट। डेल यू कुछ भी हो हमेशा सेम रहेगा। तो डेल यू एन की वैल्यू क्या है? 0.5। सीवी कितना है आपका? 5। डेल्टा टी क्या है आपका? 200। तो यह आ गया 500 कैलोरी। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड क्या है आपका बच्चा लोग? वर्क डन। तो डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल यू क्या दिया है बच्चों? 500। क्यू क्या दिया है? 700 प्लस वर्क डन। वर्क डन क्या आ गया? -200 कैलोरी। -200 कैलोरीज। तो हमने सारी वैल्यूज निकाल दी। डेल यू क्या आया हमारा? 500 कैलोरीज। हीट क्या आई? 700 कैलोरीज। वर्क डन क्या आया? -200। आपने यहाँ पे आज एक नई चीज सीखी जो मैंने लेक्चर 2 में बताई थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं समझ में आया तो आप लोग देख सकते हैं मेरा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 2, शिव सिंबल डालेंगे तो ये आ जाएगा उसमें। ठीक है, चलिए अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो उसका आंसर आप लोग निकालें। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 0.5 moles of helium is heated from 25 degrees Celsius to 325 डिग्री सेल्सियस एट, दो कंडीशन अप्लाई की हैं मैंने, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट। ठीक है, आपको निकालना है कैलकुलेट हीट
मैं तो कह रहा हूं सब निकाल दो, हीट निकाल दो, वर्क डन निकाल दो, डेल्टा यू। बच्चे लोग मैं तो ये बोलता हूं कि पहले पहली ही कंडीशन लेके चलते हैं, एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट। अभी समझा के हटा था आपको, एक बात जस्ट समझाई है मैंने आपको कि आपका क्यू पी एन सी पी डेल्टा। बच्चा लोग एन क्या दिया है 0.5, सीपी निकालना है, डेल्टा टी कितना हो गया है 3। अब मैंने आपको बताया था सी वी इज इक्वल टू एफ बाय टू आर, डायरेक्ट लिखेंगे, एंड सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। बच्चा लोग हीलियम कैसी गैस है, कैसी गैस है बच्चा लोग हीलियम? मोनो एटॉमिक। और ये वाली कैसे थी पीछे, डायटोमिक। तो गामा की वैल्यू क्या ली थी हमने, एफ की वैल्यू क्या ली थी हमने 5, यहां पे एफ की वैल्यू क्या लेंगे 3। तो सीवी क्या आएगा 3/2, आर की वैल्यू लो 2, तो 3 कैलोरीज। अब आइए सीपी की वैल्यू पे, 3 + 2, यह आ गया 5 कैलोरी। वैल्यू पुट कीजिए, सीपी की वैल्यू क्या आई है 5। बताइए क्या होगा उसका आंसर, इसका आंसर यहां से आएगा आपका 750 कैलोरीज। ये हमने निकाला। आइए अब निकालते हैं सेकंड। डेल यू भी हमें पता है, एन सी वी डेल्टा टी। एन क्या है बच्चा लोग, बच्चों क्या है एन, एन है 0.5। सी वी क्या है हमारा, सी वी हमारा आया है 3। डेल्टा टी कितना है हमारा 300। तो ये हमारा आया 450, आया हमारा ये 450 कैलोरीज। समझ में आया कि नहीं आया, सबको क्लियर है अच्छे से? चलिए अब बच्चा लोग थर्ड आते हैं हम बच्चों वर्क डन पे। तो डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल यू कितना है 450, क्यू कितना है 750। वर्क डन आपको निकालना है, तो यहां से वर्क डन आएगा माइनस के 300 कैलोरीज। मैंने गलती से जूल लिख दिया है, इसको हम अभी हटा दें। कैलोरी, तो हमने सब कुछ निकाल दिया कांस्टेंट प्रेशर पे। आइए अब चलते हैं आगे किस पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो पहली बात तो मैं देखते ही लिख देता हूं कि भाई वर्क डन होता है 0। मैं प्रूफ भी करूंगा इस बात को, मैं इस बात को प्रूफ भी करूंगा। तो Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो लगा दो क्यू वी सी वी। वैल्यू पुट कीजिए, एन क्या है 0.5, सी वी कितना है 3, डेल्टा टी कितना है 3। कितना आ गया आपका 450 कैलोरीज। अब आइए डेल्यू पे, डेल्यू भी एन सी वी डेल्टा टी, डायरेक्ट आ गया ये भी ऊपर जैसा ही 450 कैलोरीज। अब आप बताइए डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल यू क्या है 450, क्यू क्या है 450 प्लस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा 0। डब्ल्यू क्या हो जाएगा 0। तो हमने तो पहले ही बोल दिया था, तो थर्ड यहां से हमने तो पहले ही बोल दिया था, तो हमें ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे कि वो क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा वो 0। चलिए यहां तक सबको क्लियर हुआ, सबको समझ में आया अच्छे से? चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज करते हैं। बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट हम लोग, आप लोग बोलेंगे सर बहुत क्वेश्चन करा रहे हो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। फिजिक्स में बहुत एक्सप्लेन किया जाता है इसको, केमिस्ट्री में हम इतना ही पढ़ते हैं। जो आप देखेंगे मेरे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 2 में कि मैंने कितना हीट कैपेसिटी का पढ़ाया है, उतना मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इन
क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ Q by W for an ideal gas at constant pressure. At constant pressure in terms of gamma या in terms of number. आइए चलते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे निकलेगा। बहुत ध्यान से देखेंगे इसे, बहुत इजी है, सिर्फ समझने का तरीका आना चाहिए। कांस्टेंट प्रेशर है तो पहले लेते हैं Q एन सी डेल्टा टी। कांस्टेंट प्रेशर तो QP एंड CP। ठीक है, अब हमें निकालना है W। डेल्यू क्या होगा? एन सी वी डेल्टा टी। तो यहां से W प्लस Q इक्वल टू डेल्यू। तो W आएगा डेल्यू माइनस Q। तो यहां से W क्या आएगा? डेल्यू क्या है? एन सी वी डेल्टा टी माइनस एन सी पी डेल्टा टी। तो यहां से W आएगा सी वी माइनस सी पी एन डेल्टा टी। अब आप ध्यान दीजिए, ये है QP। आंसर सबको समझ में आ गया होगा, मैं समझ सकता हूं, दिख गया होगा सबको आंसर। अब यहां पे Q बाय W, Q क्या है? एन सी पी डेल्टा टी। एन सी वी माइनस सी पी डेल्टा। एन से एन कैंसिल हुआ, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हुआ, तो बचा Cp अपॉन सी वी माइनस सी पी। बच्चा लोग एक काम करो, ऊपर नीचे दोनों जगह CV से डिवाइड करो। तो ये हो जाएगा गामा 1 माइनस गामा। तो Q बाय W की वैल्यू आई गामा गामा। बच्चा लोग, अगर आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा है हीट वाला, फिर बार बार बोल रहा हूं, जहां मैंने हीट कैपेसिटी पढ़ाया है वहां मैंने गामा के बारे में भी सिखाया था। मैंने बोला था गामा मोनो एटॉमिक एंड डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक। ठीक है, मोनोएटॉमिक के लिए होती है 5/3, डायटोमिक के लिए होती है 7/5 एंड पॉलीएटॉमिक के लिए होती है। अब जो लोग आज इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए तो ये भी डाउट रहेगा कि सर ये मोनोएटॉमिक गैस, डायटोमिक, तो मैं एक एग्जांपल भी लिख देता हूं बच्चे लोग इसमें। वैसे तो मुझे पता है आप लोगों को पता होगा, मोनोएटॉमिक गैस होती है हीलियम, नियॉन अकेले रहना चाहती है, अकेले हम अकेले तुम, ये अकेले ही रहना चाहती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, नोबल गैसेस। डायटोमिक O2 N2, देखते ही पता लगता है। पॉलीएटॉमिक ओजोन SO3। तो अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा है तो बच्चे लोग ये भी आप देख लीजिएगा। लेक्चर बताया मैंने आपको, केमिकल थर्मोडायनेमिक लेक्चर नंबर 2 में मैंने सिखाया है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मेरे पास है, इसको भी मैं हमेशा हर जगह सिखाता हूं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर एक सीरीज से आप इसको देखेंगे तो काफी अच्छा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है, इन एन isothermal process 200 joule of work done, 200 joule of work is done on the system। और बच्चे लोग उस सिस्टम में कौन सी गैस है?
आइडियल गैस है। कौन सी गैस है? आइडियल गैस। तो कैलकुलेट नंबर फर्स्ट डेल्टा यू, नंबर 2 क्यू। बच्चे लोग देख के तो ये क्वेश्चन बहुत ही गंदा लगता है, बहुत ही अजीब लगता है कि इसे कैसे सॉल्व करें, इसे कैसे सीखें इस क्वेश्चन को। बहुत सिंपल है बच्चे लोग, आइसोथर्मल प्रोसेस, और ऊपर से क्या बोल दिया मैंने? आइडियल गैस। तो आइडियल गैस हो और आइसोथर्मल हो तो डेल्टा यू इज, क्योंकि मैंने बोला था आइडियल गैस हो एंड आइसोथर्मल प्रोसेस हो। टेम्परेचर कैसा रहेगा बच्चा लोग? कांस्टेंट। यू कैसा रहेगा? कांस्टेंट। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? यानी कि अब डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू यहां पे क्या है? 0, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू क्या होगा? -200। अब आप एक बात ध्यान रखना, क्योंकि वर्क डन कैसा था? +200 जूल। यानी कि आपने सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी नहीं थी। सिस्टम के पास क्या नहीं थी बच्चा लोग? इंटरनल एनर्जी नहीं थी। तो सिस्टम को आपने वर्क किया उसके ऊपर 200 जूल का, उसने वो उतनी एनर्जी सारी क्या कर दी? रिलीज कर दी। क्या कर दी उसने? उतनी एनर्जी सारी रिलीज कर दी। तो एक सिस्टम के पास जब इंटरनल एनर्जी 0 थी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो आपने जितनी एनर्जी उसको दी उतनी रिलीज कर दी। मतलब आपने मुझे 100 रुपए दिए, वो 100 रुपए मैंने किसी और को वापस दे दिए मैंने 100। ठीक है, चलिए बच्चे लोग, ये था हमारा आज का लेक्चर का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जहां पे मैंने कोशिश की कि आप इन चीजों को बहुत अच्छे से सीखें। तो लेक्चर को कंप्लीट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा बच्चे। एक तो ये वाला क्वेश्चन आप जरूर घर से करेंगे, काफी नॉलेज आपकी बढ़ाएगा, पहली चीज। अब आते हैं दूसरी चीज पे। ये हमने आज तक जो भी आपको पढ़ाया है सारा का सारा, हम नेक्स्ट क्लास लेक्चर में क्या पढ़ाने वाले हैं उसका थोड़ा सा एक ग्लिम्स दूंगा मैं आपको कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आपको नेक्स्ट लेक्चर। बच्चे लोग, अभी तक हमने थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स पढ़े हैं Q, हमने पढ़ा है W, हमने पढ़ा है del U इज Q प्लस W। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। हीट पढ़ लिया, वर्क डन पढ़ लिया, del U पढ़ लिया। अब यहां पे अचानक से एक चीज आती है जिसको बोलते हैं del H, उसका नाम है एंथैल्पी। और हाँ, एक बात और बच्चे लोग, आपको ग्राफिक क्वेश्चन ही मेरे को करवाने हैं। वो ग्राफिक क्वेश्चन पता है मैं कब कराने वाला हूं? अपनी नेक्स्ट क्लास में, जब मैं एंथैल्पी सिखाऊंगा ना, वहां करवाऊंगा मैं आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन। देखो बड़ा मजा आएगा उसमें आपको। नीट में, एम्स में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए। अब मेरा कहना यह है कि अक्सर हमें डाउट रहता है कि ये एंथैल्पी होती क्या है। ठीक है, सिखाऊंगा अगले लेक्चर में, पर आज थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा ताकि एक प्लेटफॉर्म सा बन जाए बच्चों के सामने। मेरा एम हमेशा होता है कि ज्यादा से ज्यादा बताओ ताकि लर्न हो जाए। क्या हमें याद है कि हमने एबीसीडी कब की थी? बचपन में कभी की थी, पर आज देखो हमें टिप्स पे रहती है। पढ़ते 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 इतनी बार हमें करवाएगी कि हमें याद हो गई। ऐसी एंथैल्पी के बारे में बताऊंगा, और एंथैल्पी के बारे में कुछ ऐसा बताऊंगा आपको कि वो आप कभी भूलोगे नहीं, कहीं नहीं मिलेगा आपको। ढूंढ लेना कहीं पे भी, कहीं नहीं मिलेगा आपको। एंथैल्पी के बारे में बोला जाता है हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि del U इज इक्वल टू क्यू वी, हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसे ही एंथैल्पी में भी मैं सिखाऊंगा क्यू पी, हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। बच्चों लोग, आई कहां से ये बात? पहली बात तो एंथैल्पी आया क्यों? बच्चों लोग, एंथैल्पी को हमें बताने की जरूरत नहीं थी ना हमें कहीं, क्योंकि पूरी थर्मोकेमिस्ट्री बन गई। हालांकि उसमें एंथैल्पी का रोल थोड़ा कम है, यूज की गई है, बट पूरी थर्मोकेमिस्ट्री बना दी गई एंथैल्पी। पर ये एंथैल्पी है क्या? और थोड़ा सा ग्लिम्स दे रहा हूं मैं। ये मेरा लेक्चर एंथैल्पी में नहीं है, बट थोड़ा सा बता रहा हूं कि नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा आपने केमिकल थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 05 में मैं इसके बारे में। ठीक है, तो बच्चे लोग ऐसा लिख देते हैं हर जगह, बार बार बोलता जाऊंगा, ये ई भी हो सकता है, ये ई भी हो सकता है। तो कहते हैं, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज एन एंथैल्पी, तो आप कोशिश करना उसको बोलना H इक्वल टू यू प्लस पीवी। सब बोलेंगे H इक्वल टू यू प्लस पीवी।
पर अगर कोई ये कहे कि इसे एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेन करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आइए मैं बताता हूं आपको। यू आपको पता है क्या है? इंटरनल एनर्जी। यू क्या है? आपकी इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी होती है जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो एनर्जी, ये मॉलिक्यूल्स के लेवल पे जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। अब उस इंटरनल एनर्जी की जो हमने बात की है, उसका एंथैल्पी से क्या रिलेशन है? तो बोलते हैं एंथैल्पी में बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट ड्यू टू, या एंथैल्पी में बी डिफाइंड एज द हीट ड्यू टू इंटरनल एनर्जी एंड हीट ड्यू टू प्रेशर एंड वॉल्यूम। एंड हीट ड्यू टू प्रेशर एंड वॉल्यूम, बस वही सारा काम खराब हो जाता है कि ड्यू टू प्रेशर और वॉल्यूम का क्या मतलब। तो बच्चों यही चीज आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाई जाएगी एंथैल्पी वाले मेरे लेक्चर में। ठीक है, तो कंप्लीट करने से पहले कुछ बातें हैं मैं आपको बता देता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। बच्चों अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी की लर्निंग ऐप आप यहां से इंस्टॉल नहीं की गई है तो इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, और यहां पे आप जाएंगे प्लस में, और प्लस से आप लोग जाएंगे नीट यूजी में, और नीट यूजी के बाद आप जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन में। आपको यहाँ सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। बच्चे लोग ये मेरा कोड है, इस कोड का आप लोग यूज करें। क्या बेनिफिट है इस कोर्स के? इस कोड के ये कोर्सेज है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। बच्चे लोग मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ 12 मंथ एंड 24 मंथ। 12 मंथ का कोर्स है क्लास 12th ड्रॉपर्स के लिए, 12th एंड ड्रॉपर्स के लिए, एंड 24 मंथ का है 9th, 10th एंड 11th। बच्चे लोग अगर आप मेरे इस कोड का यूज करते हैं तो आपको मिलता है डिस्काउंट। फॉर 1 ईयर आपको पे करना पड़ेगा 34,200 रुपीज, एंड फॉर 2 years आपको पे करना पड़ेगा 58,500। एंड बच्चे लोग ये मेरा कोड है, इस कोड का यूज करना ना भूलें। बच्चे लोग ध्यान रखिए, अगर आप लोग मेरे लेक्चर को अभी इस लेक्चर को आप मेरे देख रहे हैं तो इस लेक्चर का फायदा तभी है जब आपने पीछे वाले लेक्चर को भी ठीक से देखा हो, तभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के ऊपर मेरा लेक्चर होगा। उससे पहले लेक्चर 1 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर 1, 2, 3, 4 को भी देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।